हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 27 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ आपके सामने है कि इंडिया की तरफ से अपने इंडियन ओशन में जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ में हमारे रिलेशंस को एक रिफ्रेशमेंट देने के लिए हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर पहले तो मालदीव्स में गए हैं और फिर उसके बाद में वो श्रीलंका में जाएंगे। तो ऐसे में मालदीव्स में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं वो देखेंगे और साथ में श्रीलंका में जो मीटिंग होगी उसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में अभी। और ये जो विजिट है इसमें मालदीव्स के साथ में तो एक तो देखो एक प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने की बात की जा रही है, ठीक है। और एक हम देखेंगे कि श्रीलंका में बिम्स्टेक की जो मीटिंग है, ठीक है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, उसको भी अटेंड करेंगे। ओके, तो ऐसे में सबसे पहले हम मैप देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम देखते हैं बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बारे में। देखो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इस ग्रुप का नाम है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसमें जो कंट्रीज मेंबर्स हैं उनके आप नाम देखोगे तो एक तो थाईलैंड हो गया, इधर एक हो गया यहाँ पर म्यांमार, इधर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, और इस तरफ आप देख सकते हो श्रीलंका। तो ये कंट्रीज़ हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल की हम बात कर रहे हैं। ये वो कंट्रीज़ है जिनकी जो कोस्टल लाइन है वो बे ऑफ बंगाल से जुड़ी हुई है। तो थाईलैंड भी आ गया इसमें, म्यांमार भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, इंडिया, श्रीलंका, ये तीन तो हैं ही। बाकी नेपाल, भूटान का भी इंडिया के थ्रू कनेक्शन रहता है। तो इस तरीके से मेंबर कंट्रीज़ हो गए। और इस तरफ श्रीलंका के और इंडिया के इस तरफ साउथ वेस्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पर एक आर्कीपेलागोस का ग्रुप है। दैट मीन्स आर्कीपेलागो है, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और उन आइलैंड्स को मिलाकर के एक कंट्री बनता है, दैट इज मालदीव्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये साउथ एशिया की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनकी एक ग्रुपिंग है बिम्स्टेक, उनकी मेंबरशिप के बारे में हमने देखा और मालदीव्स के बारे में भी हमने थोड़ा जाना। अब आपके लिए टास्क ये है कि बिम्स्टेक का आप एक बार रिविजन करोगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बॉडी है ना, तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहीं पर भी आपके काम कर जाएगा, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिम्स्टेक के लिए आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करोगे ग्रुपिंग के लिए। जो भी आपने अलग से जो नोट्स मेंटेन कर रखे हैं, कभी सार्क के बारे में आती, कभी G20, कभी G7, कभी नेटो, इस तरीके से ये ग्रुप्स की एक साथ आप रखोगे ना तो रिवाइज करने में बड़ी आसानी रहती है। स्टैटिक पार्ट है ये। आगे चलते हैं फिर हमारा जो मेन आर्टिकल है उस पर। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी, देखो पहले तो गए हैं मालदीव्स की विजिट पे। वहाँ पर एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है एक, ठीक है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक तो मालदीव की जो करंट सरकार है प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली की लीडरशिप में, बोले ये गवर्नमेंट लगातार इंडिया की मिलिट्री की प्रेजेंस को कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पर मालदीव्स में, और दो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं उन पे लगातार इंडियन नेवी की प्रेजेंस ये शो करती है कि वो अब इंडिया जो है वो टेक ओवर कर लेगा। मतलब चाइना की तरीके का बिहेवियर वहाँ पर शो किया जा रहा है, और शो करने वाला इंडिविजुअल या जो लीडर है जो कि एंटी इंडिया मूवमेंट को लीड कर रहा है वो है वहाँ पर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन। कौन? फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो इस माहौल में वहाँ पे जाना और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करना। सबसे पहली चीज़ तो एक पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी और एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये इंडिया के फाइनेंस के बेसिस पे सपोर्ट दिया था इंडिया ने, मतलब है ना, मालदीव्स को, और इसी के बेसिस पे ये पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी और ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो ओपन वहाँ पर हो रहा है, और उसका इनॉग्रेशन भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर करेंगे। और वहाँ पर एक सिटी है इंपॉर्टेंट, अड्डू, वहाँ पर ये हो रहा है। और अड्डू में आप देखो मालदीवियन नेशनल पार्टी, और दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट ओल्ड लीडर है जिनका नाम है मोहम्मद नशीद, फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो उनकी वहां पर पकड़ अच्छी खासी है अड्डू में, और वहीं पर ये इनॉग्रेशन किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट किए जा रहे हैं जिनमें मालदीवियन गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड है। और वही चीज़ है कि वहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, जैसे अब्दुल्ला यमीन की हम बात कर रहे हैं, तो वो लगातार एंटी इंडिया मूवमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई ये जो मालदीव की करंट गवर्नमेंट है, सोली सरकार है, ये पूरा मालदीव बेच रही है इंडिया को। इस तरीके के वहाँ पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं, इंडिया आउट कैंपेन जिसको बोला जा रहा है, जिसमें लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके आगे दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के नाम और आ रहे हैं, वो अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो क्या किया जा रहा है कि इंडिया के द्वारा $500 मिलियन की एक एड प्रोवाइड की जा रही है ना, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट।
ये क्या है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि 3 आइलैंड्स को कनेक्ट करेगा माले के साथ में, क्योंकि ये आर्कीपेलागो है, आपको मैंने बताया ना कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है। तो इस केस में दूसरा, ये जो एंटी इंडिया मूवमेंट जो चल रहा है ना वहाँ पे, उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडियन मिलिट्री की परमानेंट प्रेजेंस हो जाएगी मालदीव के 2 आइलैंड्स पे, जिनका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो उथुरू और एक है थाइला फालू, ठीक है। ये दोनों अटॉल आइलैंड्स है। अटॉल आइलैंड का मतलब कोरल रीफ्स का जो सक्सेशन का जो तरीका होता है ना, तो उसमें इस तरीके से सर्कुलर शेप में आइलैंड बन जाते हैं, ठीक है, जिसमें बीच में भी पानी, चारों तरफ भी पानी, और ये चारों तरफ सराउंड में क्या हो जाती है, एक स्ट्रक्चर निकल के आ जाती है जहां पर सेटलमेंट हो सकता है, ह्यूमन सेटलमेंट। तो इस तरीके से 2 अटॉल्स हैं, ठीक है, एक तो उथुरू और एक थीला फालू। बोले इन दोनों को इंडियन नेवी को हैंडओवर कर रही है मालदीवियन गवर्नमेंट। तो ये भी एक एंटी इंडिया कैंपेन में बातें बताई जा रही है, जबकि रियल सेंस में ये है कि इंडिया जो है वो केवल और केवल अपनी असिस्टेंस ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिससे कि वहाँ पर कोई भी इशू आए, मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर का इशू है। अभी आप देख सकते हो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं इनको बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। साथ में मिलिट्री पर्सनल्स के प्रेजेंस है नहीं, मालदीव गवर्नमेंट का ये कहना है। हाँ, केवल कोई अगर प्रेजेंट है भी ना तो वो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या यहाँ पर कोई और हेल्प की रिक्वायरमेंट है ना। दूसरा, डॉर्नियर सर्विलियंस, जो आप कह सकते हो कि जो सेगमेंट इंडिया ने अपनी तरफ से सपोर्ट के तौर पे प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, कि हाँ जी आपको डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई असिस्टेंस या सपोर्ट चाहिए, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स या फिर जो हमारे फाइटर जेट्स या जो भी अवेलेबल है वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स, उनको ऑपरेट करने के लिए बोला ये हमारे पास में अवेलेबल है। रेस्क्यू एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल है या मिलिट्री डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। बोले यहाँ पर मिलिट्री का वो रोल नहीं है जितना रोल आप समझ रहे हो, ये गवर्नमेंट का कहना है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वही क्या है कि एक तो ये उथुरू और थियालाफालू, ये आइलैंड्स कहाँ पर हैं, तो आप बता दोगे मालदीव्स में। इसके आगे अगर देखें, फिर इसके आगे देखें तो ये बताया जा रहा है कि जैसे कि अब मालदीव्स के बाद में कोलंबो की विजिट होगी, कोलंबो जाएंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो अभी रिसेंट अगर देखें ना तो जनवरी 2022 से लेकर अभी तक लगभग $2.4 बिलियन की असिस्टेंस है वो इंडिया ने दे दी है। किसको? श्रीलंका को। क्योंकि हमने कितनी ही न्यूज़ देख ली है कि श्रीलंका में ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं अभी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी है, टूरिज्म बिल्कुल ठप पड़ा है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वहाँ से इकोनॉमिकली लोग मजबूरन वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, रिफ्यूजी बन रहे हैं, तमिलनाडु में आके सेटल हो रहे हैं, और मेनली उनमें श्रीलंकन और इंडियन तमिल्स हैं वो आ रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस को शो करती हैं। तो ऐसे में इंडिया ने अभी तक पिछले 3 महीनों के अंदर अंदर लगभग $2.5 बिलियन का आप कह सकते हो सपोर्ट दे दिया है। उसमें से $1 बिलियन का तो लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी दी है कि जितना श्रीलंका को चाहिए उतना रुपया यूज़ करे, $1 बिलियन का जो पूरा एक सेगमेंट अलोकेट किया है उसमें से, और जितना यूज़ करेंगे ना उसी पर उनको ब्याज देना पड़ेगा। तो एक तरीके से फैसिलिटी हो गई उनके लिए। साथ में श्रीलंका के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर, इनकी विजिट अभी पिछले दिनों में बैक टू बैक इंडिया में हुई है। तो इसमें क्या है कि अभी इंडिया लगातार अपनी जो पकड़ है वो बना रहा है श्रीलंका में। कारण क्या है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को ये तो क्लियर हो गया कि चाइना की परमानेंट डोमिनेंस भी ठीक नहीं है। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया कार्ड यूज़ किया जाता है और इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना कार्ड यूज़ किया जाता है। ये साउथ एशियन कंट्रीज़ का एक ट्रेंड है, ठीक है। जैसे पहले आजकल तो चलो आजकल तो क्या वैसे भी करता है, वैसे बांग्लादेश है वो भी इसी तरीके से करता है कि इंडिया की डील हो रही होती है कोई, तो ये साउथ एशियन छोटे छोटे कंट्रीज है, ये क्या करते हैं कि भाई आप कितने भाव में हमें दे रहे हो, नहीं दे रहे, चलो ठीक है हम चाइना से करवा लेंगे। तो इंडिया क्या सोचता है यहाँ पे कि चाइना की प्रेजेंस हमारे लिए कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं एक क्राइसिस का कारण बन सकती है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो हम बात करते हैं कि इंडियन ओशन में चारों तरफ हमारे को घेरने के लिए पोर्ट्स डेवलप कर रहा है चाइना, चाहे ग्वादर पोर्ट हो, चाहे फिर हम्बनतोता हो, सिटवे पोर्ट हो, कोई से भी पोर्ट्स हो। तो ऐसे में लगातार क्या है, या चिटगांव पोर्ट हो इधर बांग्लादेश में, तो इंडिया के खिलाफ में चाइना कार्ड यूज़ करते हैं, चाइना के खिलाफ में इंडिया कार्ड यूज़ करते हैं। तो अभी इंडिया भी जो है वो अपनी पकड़ को कंटिन्यू बनाना चाहता है। तो श्रीलंका के साथ में रिलेशंस की बात हो गई। रही सही में अभी श्रीलंका में हमारे एस जयशंकर जी जो गए हुए हैं वो बिम्स्टेक की मिनिस्ट्रियल मीटिंग को भी अटेंड करेंगे, ठीक है। मार्च 29 को ये मीटिंग होगी।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अच्छा, बिम्स्टेक में हमने देखा ना कि म्यांमार भी मेंबर है, ठीक है, क्योंकि म्यांमार की कोस्टल लाइन भी है, वो बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट होती है। तो म्यांमार के जो मिलिट्री रूलर है उनसे अब कैसे एंगेज करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, ठीक है। तो देखने वाली बात ये है कि ये कैसे मैंने, क्योंकि पिछले साल फरवरी, ऑलमोस्ट 1 साल और एक महीना हो चुका है जुंटा के टेक ओवर के बाद में, वहाँ पर जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया था, फिर उसके बाद में मिलिट्री ने ये देखा कि भाई अपने हाथ से सत्ता निकल रही है, तो उन्होंने वहाँ पर मिलिट्री कू कर दिया, अपने हाथों में ले ली पूरी सत्ता। तो अब देखने वाली बात है म्यांमार को कैसे एंटरटेन किया जाएगा। तो बिम्स्टेक के बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ोगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने बजट अनाउंसमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन की है, वो ये कि जो दिल्ली में रहने वाले होमलेस किड्स हैं, बेघर जो बच्चे हैं, उनके लिए एक बोर्डिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट है वो शुरू किया जाएगा और उसमें लगभग 10 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया जा रहा है। वैसे ये पहली बार कोई एफर्ट नहीं किया जा रहा दिल्ली सरकार के द्वारा, पहले भी किए जा चुके हैं, पर पहले जो कमियां रही है उन कमियों को करेक्ट आउट करते हुए अब ये जो बेघर बच्चे हैं, है ना, उनको एजुकेशन देने का ये प्रोविज़न रखा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नालसर यूनिवर्सिटी। ये इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है जहां पर जेंडर न्यूट्रल स्पेस क्रिएट किया जा रहा है कैंपस में, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल का मतलब हो गया कि जो LGBTQ+ कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स होंगे या LGBTQ+ कम्युनिटी से एसोसिएटेड जो भी लोग होंगे, उनके लिए एक कॉमन जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट फैसिलिटी हो रही है, हॉस्टल फैसिलिटी हो रही है, वो सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और आप देख सकते हो ये हैदराबाद की नालसर यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो आप मान के चलो पिछले 7 सालों से इस चीज़ की डिमांड हो रही थी, अब अल्टीमेटली उस चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूवल दे दिया। यही एक पॉइंट है, ठीक है। इसके आगे अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिन स्टार्टअप्स ने अपना काम शुरू किया था सर्विस सेक्टर में, उन स्टार्टअप्स ने अभी क्या रूट अख्तियार किया है, क्या रूट अभी अडॉप्ट किया है कि सर्विस के थ्रू उनके पास में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विसेज के थ्रू उनको आइडिया लग जाता है कि जिन कंज्यूमर्स ने सर्विस कंज्यूम की है उनका किस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा बिहेवियर देखने को मिल रहा है। जैसे मान लो सर्विसिंग की बात करें, जैसे कोई किसी ने RO लिया किसी कंपनी का XYZ, मान लो कितनी कंपनी आती है, उस RO की रिपेयरिंग के लिए वो घर से कॉल आएगा, मतलब फ़ोन आएगा, मतलब कि हाँ जी हमारे RO को रिपेयर कर जाओ। वो RO रिपेयर करने के लिए बंदा पहुंच जाएगा। अब उसने जब RO के लिए एक एजेंसी खोल रखी है RO रिपेयर करने के लिए, और वो एजेंसी होल्डर है, वो लगातार अपनी कॉल पे कॉल रिसीव कर रहा है और अपने बंदों को भेज देता है कि जाओ रिपेयर करके आओ। तो सर्विसिंग करके आ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम आ रही थी RO में, या फिर उनसे क्या डिमांड थी, क्या रिक्वायरमेंट है उनकी कस्टमर्स की। तो इस तरीके से जब सर्वे भी हो गया साथ साथ में सर्विसिंग के, अब क्या करेंगे ये लोग जो सर्विसिंग दे रहे हैं ना, सर्विस दे रहे हैं जो लोग, वो क्या करेंगे कि अब RO की जिस तरीके की डिमांड है उस तरीके की डिमांड में ध्यान में रखते हुए RO मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। अब RO बेचना शुरू कर देंगे खुद के ब्रांड नेम से। तो इस तरीके से जो सर्विस स्टार्टअप थे ना, ये एक एग्जांपल मैंने RO को दिया, रिवर्स ऑस्मोसिस जो घर पे हमारे प्योरीफायर लगे होते हैं उसका एग्जांपल, बाकी आप किसी भी सेगमेंट में ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि सर्विस स्टार्टअप जो है वो अब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हो कि डेटा किस तरीके से हेल्प करता है, तभी तो बोला जाता है ना डेटा इज ए न्यू फ्यूल ऑफ इकोनॉमीज। इसी पॉइंट से तभी हम देखा कि यूरोपियन यूनियन में किस तरीके से डिजिटल मार्केट एक्ट वो लाए, डिजिटल मार्केट्स एक्ट, जिनमें ये बड़ी जो कंपनी है, जाइंट कंपनीज है, डिजिटल जाइंट कंपनीज, उनको गेट कीपर बोला है और उनके ऊपर भी लगाम लगाई जा रही है कि किस तरीके से वो मिसयूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि हमारे यहाँ पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ को लेकर के कितना मुद्दा था। कल हमने देखा था इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2022, उसका ड्राफ्ट जो जिसमें कुछ कमियां थी या जो सजेशन दिए थे राइटर्स ने, हिंदू का जो आर्टिकल था वो भी हमने देखा था। तो शो क्या कर रहा है कि डेटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे कंज्यूमर का बिहेवियर पता पड़ता है, और जब कंज्यूमर का बिहेवियर पता पड़ गया तो उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट बना करके बेच सकते हो, कितना ही मुनाफा कमाया जा सकता है। आगे चलते हैं। फिर एक न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है जो कि अभी 28 तारीख को होगी, मतलब कल होगी, है ना। इसमें यह था कि हिंदूज को भी माइनॉरिटी का टैग दिया जाए। जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन हिंदूज की कम है बोले एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज़, तो बोलो उनमें माइनॉरिटी का टैग देने की ज़रूरत है।
तो ऐसे में कुछ स्टेट, कुछ यूटीज़ हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या वर्डिक्ट आता है, क्या होता है, वो देखेंगे। अभी फ़िलहाल बस केवल इतनी सी न्यूज़ थी, इसके आगे चलते हैं। फिर देखो पेज नंबर 7 पे हम आ गए हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि कोविड आउटब्रेक के बाद में जो लॉकडाउन लगाए गए थे, उस टाइम पर गरीबों को फ्री में अनाज देने का जो प्रोविज़न किया गया था, उसको और 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने क्या किया है कि अभी रिसेंट जो इलेक्शंस हुए हैं ना, उन इलेक्शंस में जो करंट रेजीम है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसका बीजेपी की रूलिंग चल रही है, तो बीजेपी को बोलो बहुत सपोर्ट हुआ है, तो ऐसे में और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा रहा है इस स्कीम को, क्योंकि इसमें बेस ज़्यादा हो जाता है, लोगों तक पहुंच ज़्यादा हो जाती है। देखो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये शुरू तो हो गई थी 2020 में ही, ठीक है, और फिर वहाँ से लगातार अभी तक चल रही है। फर्स्ट फेज़ अप्रैल जून 2020 में था, और अभी आप देख सकते हो कि मार्च 2022 तक, ठीक है, मार्च 2022 अभी एंड है, ये लास्ट था फेज़। अब 6th फेज़ इसका शुरू हो जाएगा, जो कि अगले 6 महीने तक चलेगा। तो ऐसे में टोटल लागत जो आएगी ना इस स्कीम पे, वो लमसम हो जाएगी 3,40,000 करोड़ रुपए। अब इस स्कीम में क्या क्या होता है वो अगर हम देखें, तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, उसके अंडर में जो एनरोल्ड बेनिफिशियरीज है ना, उन्हीं को इस स्कीम के तहत बेनिफिट मिलता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो पीडीएस स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, उसके थ्रू जो अनाज मिलता है, जिसमें 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो के भाव से अनाज मिलता है वहाँ पे, राइट। तो उसके अलावा एडिशनल 5 किलोग्राम जो है ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। उस 5 किलोग्राम में चावल भी होता है, गेहूं भी होता है और मोटा अनाज भी होता है। इनका कॉम्बिनेशन करके 5 किलोग्राम तक फूड ग्रेन हर एक इंडिविजुअल को मिलेगा हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो इंडिविजुअल कौन होंगे? वो सब बेनिफिशियरीज जो कि ऑलरेडी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत अनाज उठाते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ना, इसके तहत लगभग 80 करोड़ बेनिफिशियरीज को फायदा होता है। ठीक है। इससे क्या है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है फूड इनटेक की, जिसको हम बोलते हैं बेसिक नीड, उसको फुलफिल करने के लिए ये काम किया जा रहा है। ऐसे में 6th फेज को एक्सटेंशन देते हुए 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। मार्च में खत्म हो रहा है 5th फेज, पर 6th फेज है वो और कंटिन्यू हो जाएगा। शुरू हुई थी ये स्कीम कब? अप्रैल 2020 में, जो हमने देखा था कोविड की फर्स्ट वेव के टाइम पे जो लॉकडाउन लगाया गया था। बस यही चीज़ बताई जा रही है। और इसमें लगभग लागत कितनी आ चुकी है वो चीज़ हमने ऑलरेडी देख ली है। टोटल लागत 3.4 लाख करोड़ तक की हो जाएगी। आगे चलते हैं। पेज नंबर 7 पे एक और न्यूज़ है। अंडमान निकोबार आइलैंड से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं उनको अब की बार का सांसद रत्न अवार्ड दिया गया है। सांसद रत्न अवार्ड 2022, ठीक है, ये अभी मिला है अंडमान एंड निकोबार से जो एमपी आते हैं, जिनका नाम है कुलदीप राय शर्मा। उनको ये अवार्ड दिया गया है। और अवार्ड दिया किसके द्वारा गया है? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अभी करंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुशील कुमार चंद्रा, उनके द्वारा। और उस टाइम पे प्रेजेंट थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट अफेयर अर्जुन राम मेघवाल की प्रेजेंस में दिया गया। तो पॉइंट क्या है? सांसद रत्न अवार्ड 2022 दिया किसने? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुशील चंद्रा, जो अभी करंटली हैं, उनके द्वारा। और दिया किसको गया है? अंडमान निकोबार के एमपी कुलदीप राय शर्मा को। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ ये भी थी। आगे चलते हैं। अब आपके लिए टास्क है कि सांसद रत्न अवार्ड दिया क्यों जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ आप मुझे। फिर हम आ गए वर्ल्ड पेज पे। देखो वर्ल्ड पेज पे चीज़ यूक्रेन से एसोसिएटेड ही है। चर्नोबिल वाले एरिया में भी यूक्रेन की एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, जहाँ पे यूएसएसआर के टाइम पे 1980s के टाइम पे ज़बरदस्त एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ भी हुई थी और रेडिएशंस की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था फिर। ठीक है। तो चर्नोबिल वाला एरिया फिर बाद में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हाथ लग गया किसके? यूक्रेन के। अब रशियन फोर्सेज हैं वो चर्नोबिल वाले एरिया में जो वर्कर्स हैं उन पे अटैक कर रही है। इसके अलावा आप देखते हो मोरियोपोल वाले एरिया में तो हमें पता ही है कि सिटी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। मोरियोपोल जो कि सी ऑफ अजोव में लोकेटेड है, एक कोस्टल सिटी। ठीक है। इसके आगे आप यहाँ पर देख सकते हो कि पुतिन के लिए ये कह दिया कि ये इंडिविजुअल जो है वो एक बुच्चर है। बुच्चर का मतलब हो गया कि ये एक
कहा था ना, मार काट करने में से रुकने वाला इंसान नहीं है। एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर ये कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, उनका ये कहना है कि रशिया जो है वो जापान के खिलाफ भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकता है। मुद्दा क्या है? क्यूरिल आइलैंड्स। क्यूरिल आइलैंड्स है, अभी हम मैप देखेंगे, जो कि रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो उनको एक बार हम देख लेते हैं कहाँ पर ये लोकेटेड है। ये आपके सामने मैप आ गया है ईस्ट एशिया का। तो यहाँ पर ये वाला जो पेनिनसुला है ये एरिया पूरा रशिया का है, ठीक है। और इस पेनिनसुला को बोला जाता है कामचटका पेनिनसुला, नंबर 1। नंबर 2, ये वाला जो आइलैंड है इसको बोलते हैं सखाइलिन। यहाँ पर तो देखो इंडिया की तरफ से भी एक्सप्लोरेशन किए जाते हैं नेचुरल गैस के, मतलब क्रूड ऑयल के, ठीक है। और ये हैं क्यूरिल आइलैंड्स, जिनको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है रशिया और जापान के बीच में, ठीक है ना। ये थोड़ी लैंग्वेज वो जापानीज है या फिर रशियन लैंग्वेज है जहाँ तक मुझे लग रहा है, पर कोई नहीं। इधर ये रशिया हो गया, ये इधर चाइना हो गया, ये ऊपर नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया से आप देख सकते हो हल्की सी बॉर्डर शेयर हो रही है रशिया की। ये हो गया साउथ कोरिया, ये जापान इधर लोकेटेड ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसके आगे अगर देखें इस मैप में थोड़ा और क्लियर आप देख सकते हो, रशियन फार ईस्ट, ये कामचटका वाला एरिया आ गया, ये सखाइलिन आइलैंड आ गया, और ये वाले आइलैंड्स है क्यूरिल आइलैंड्स, ठीक है। ये बेरिंग सी हो गया, ऊपर की तरफ आपको पता है आर्कटिक ओशन है, दोनों को ज्वाइन करने के लिए बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है। इधर आप देख सकते हो अलास्का लोकेटेड है, ठीक है। इधर ये ब्यूफोर्ट सी भी आ गया। इधर देख सकते हो रशिया की एक सिटी व्लादिवोस्तोक वो आ जाती है, ठीक है। ये जापान साउथ कोरिया आ ही गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी जो हमें देखनी थी, देख लिया हमें। आगे चलते हैं। इसके आगे जो बात है वो ये कि यमन में जो हौथी रिबेलियंस हैं उन्होंने सऊदी अरब की एक सिटी जिद्दा, वहाँ पर अटैक किया था, आग लग गई थी वहाँ पर कुछ स्टैब्लिशमेंट्स पे। तो उसका रिप्लाई सऊदी अरब ने दे दिया है एयर स्ट्राइक करके हौथी रिबेलियंस को जवाब देते हुए। तो ये अपने आप में शिया सुन्नी कम्युनिटी के बीच और इस पर्टिकुलर रीजन, कौन से रीजन की हम बात कर रहे हैं, गल्फ रीजन में डोमिनेंस को लेकर के जो फाइट चल रही है उसमें कहीं ना कहीं ये लड़ाई भी अपना एक रोल प्ले कर रही है। यमन में जो हौथी रिबेलियन है वो, और दूसरी तरफ है सऊदी अरब, यूएई, ये कंट्रीज जो कि वहाँ पर कहाँ पर यमन में जो गवर्नमेंट है जो कि सुन्नी डोमिनेटेड गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में सऊदी अरब और यूएई पे बैक टू बैक हौथी रिबेलियंस के द्वारा अटैक किया जाता है। और ऐसा है कि इन हौथी रिबेलियंस को सपोर्ट है वो ईरान से मिलता है। तो आपको पता है ईरान और सऊदी अरब दोनों आमने सामने खड़े हैं। ईरान शिया डोमिनेटेड कंट्री है, सऊदी अरब सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है। तो एक बार इसका भी हम मैप देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो पर्शियन गल्फ, जिसमें नॉर्दर्न रीजन में तो इधर ईरान है, इधर ईरान है, ये इराक आ गया, इधर कुवैत है, ये फिर सऊदी अरब आ गया, ये स्मॉल आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है बहरीन, इसका नाम है कतर जो कि थोड़ा सा कनेक्टेड है इधर सऊदी अरब से। इधर ये आ गया यूएई जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, और मेन इंपॉर्टेंट सिटीज़ में आपने शारजहाँ का नाम भी सुना होगा, दुबई का नाम भी सुना होगा। और ये जो पार्ट है ना यहाँ वाला मसानदम पेनिनसुला, ये देखो ओमान का ही पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखना आप। और ये गल्फ ऑफ ओमान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को ज्वाइन करती है, या फिर ये कह सकते हो कि ओमान को और ईरान को सेपरेट करती है, या फिर ये कह सकते हो कि अरेबियन पेनिनसुला को ईरान से सेपरेट करने वाली वाटर स्ट्रेट या वाटर बॉडी है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। और ये जो एरिया है बंदर अब्बास, यहाँ वाले एरिया के पास में ही शाहिद बेहस्ती करके एक पोर्ट डेवलप किया हुआ है, ठीक है ना, इसी एरिया में, जिसको हम बोलते हैं चाबार पोर्ट, ठीक है ना। तो ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात आ जाती है यमन की, तो यमन की लोकेशन इधर और आगे नीचे जा करके लोकेटेड है। तो दूसरा मैप हम देख लेते हैं। या आप यहाँ पर देख सकते हो कि यमन और सऊदी अरब इनके बीच में यहाँ पर हौथी रिबेलियंस है, और इधर से ईरान है, ईरान का सपोर्ट है हौथी रिबेलियंस को। ऐसे चलती है लड़ाई। आगे चलते हैं। बाकी पी चिदम्बरम जी का जो आर्टिकल है उसमें द हॉरिफिक वॉर मस्ट एंड, ये आर्टिकल इसमें बताया हुआ है कि अभी जो लड़ाई चल रही है ना यूक्रेन और रशिया की, बोलो वो कैसे भी करके रुकनी चाहिए। तो ये आर्टिकल आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है ना, बहुत ही
एक तरीके से रिकैप हो जाएगा जो हमने अभी तक बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं ना यूक्रेन रशिया वॉर को लेके, उसी का पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा और सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे थोड़ी बहुत अगर समरी मैं दूं तो वॉर के लिए पॉप जॉन 23rd, द गुड पॉप के नाम से जो फेमस है, पॉप जॉन 23rd, उनका ये कहना था, 6 वर्ड्स उन्होंने कहे थे, नो मोर वॉर, नेवर अगेन वॉर, कि लड़ाई मत लड़ो भाई, कुछ भी हो जाए चाहे। पर वही चीज़ है कि लड़ाई रुकती नहीं है, और लड़ाई हमेशा जब भी होती है ना तो जीतता तो कोई नहीं है, बाकी ये है दुश्मनी परमानेंट हो जाती है। तो ऐसे में 20th सेंचुरी हो चाहे आज 21st सेंचुरी में हम एंटर हो गए हो, लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। 1971 का जो वॉर था ना, उसका रिजल्ट ये रहा कि आज इंडिया और पाकिस्तान दोनों कहीं ना कहीं लड़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो भी वहाँ पर भी टेरिटोरियल इशू ही था, और अब भी टेरिटोरियल इश्यूज ही कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें। ठीक है, देखो मई 2000 का टाइम था जब व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बनते हैं, और उन्होंने लगातार अपने हाथ में सत्ता को कन्फाइन कर लिया। जिस तरीके से 20वीं शताब्दी में अमेरिका ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे ना, बोलो उन्हीं एक्सपेरिमेंट को अभी रशिया कंटिन्यू कर रहा है आसपास के एरियाज में अपनी डोमिनेंस को क्रिएट करने के लिए, और दूसरा कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शन दिखे तो उसको सप्रेस करने के लिए। जैसे 2014 में क्रीमिया को एनेक्स किया, और अभी डोनबेस वाले रीजन में 2 रिपब्लिक्स को रिकॉग्नाइज करना, कैसे कि कैसे भी करके यूक्रेन से हमें उनको सेपरेट करवाना है, जिनका नाम है डोनेट्स्क और एक है लुहांस्क, दोनों को रिपब्लिक कंसिडर कर लिया। फिर उसके अलावा जॉर्जिया वाले रीजन में से, जॉर्जिया जो कि पहले यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करता था, उस कंट्री से भी 2 रीजन्स को रशिया ने एनेक्स कर लिया, जिनका नाम है अबखाजिया और एक है साउथ ओसेतिया। ठीक है, इन दोनों को भी रशिया ने कैप्चर कर लिया, और इसमें जो है सीरिया में भी जो सिविल वॉर चल रहा था उसको लगातार एक सपोर्ट प्रोवाइड किया कि कैसे भी करके असद रिजीम बचा रहे। सीरिया में आज अगर वहाँ की सरकार बच रही है ना तो उसके पीछे रशियन सपोर्ट ही है। तो इस तरीके से रशिया ने अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अपने आसपास के एरियाज को बफर स्टेट के तौर पे बनाने के एफर्ट किए, और यूक्रेन जो था वो बफर स्टेट बनने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। इवन हमने देखा था कि यूक्रेन तो नेटो का मेंबर बनना चाहता है, यूक्रेन ईयू को ज्वाइन करना चाहता है। तो इस केस में क्या हो जाता है, रशिया ये सोचता है कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज अगर यूक्रेन जैसे कंट्रीज को कैप्चर कर लेंगे, या यूक्रेन में वेस्टर्न आइडियोलॉजी फ्लो होने लग गई, नेटो वहां तक आ गया, तो मेरी सिक्योरिटी कहाँ। तो इस चीज को देखते हुए रशिया ने भी अटैक कर दिया यूक्रेन पे। ये एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ है जब 20th सेंचुरी में यूएसए क्या करता था। आपको पता होना चाहिए 2003 में जिस तरीके से इराक में इन्वेड किया था, उसके पीछे केवल और केवल स्पेकुलेशन ही थे यूएसए के, ये कि सद्दाम हुसैन के पास में मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है, और वो कभी भी किसी भी देश पे अटैक करके और उसको बर्बाद कर सकता है। और उसके बदले में रशिया ने, यूएसए ने इराक में इन्वेड किया, सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा दी, और अभी आप देखते हो कि इराक में यूएसए की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दूसरी तरफ जिस तरीके से वियतनाम वॉर था, ठीक है, 20th सेंचुरी में, उस वॉर में भी यूएसए ने बहुत रोल प्ले किया था, पर वही चीज़ है, उस वॉर में जीता था क्या यूएसए? बिल्कुल भी नहीं। यूएसए को वहाँ से एग्जैक्टली वैसे ही भागना पड़ा था जैसे आज अफगानिस्तान को छोड़ के यूएसए गया है। तो ऐसे में इसी तरीके के बिहेवियर को अभी कॉपी किया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। ठीक है, दूसरा, नेटो के साथ में एग्रीमेंट हो, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था ना, तब वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में रशिया ने एग्रीमेंट किया था कि आप ईस्टवर्ड मूवमेंट है वो नहीं रखोगे, ईस्ट की तरफ नहीं बढ़ोगे। पर फिर भी जर्मनी के बाद में लगभग 10 और कंट्रीज हैं जो कि ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है, उनको यूरोपियन यूनियन या फिर नेटो का मेंबर बना लिया जाता है। तो ऐसे में रशिया इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि मेरी सिक्योरिटी को मुझे ही बचाना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो गया, रशिया ने फिर बाद में यूक्रेन को, जॉर्जिया को, इनको अल्टीमेटम दे दिया कि तुम लोग अगर उस तरफ जाते हो ना तो फिर तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। और यूक्रेन ने टेंडेंसी अपनी कंटिन्यू रखी कि भाई हमें तो वेस्टर्न सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट होना है। अब इस चीज़ को लेकर के रशिया पहले ही सही कंसर्न था, इसलिए ये अटैक हो गया। अब सवाल ये आता है कि ये युद्ध जो है ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अभी तक लाखों लोग तो मजबूरन अपने देश को छोड़ के जा चुके हैं। मोरियोपोल जैसी जो सिटीज़ हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पर विनर की बात की जाए तो विनर का कोई स्कोप नहीं है, रशिया जीता हुआ निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ पक्की है
कि रशिया ने अपना एक परमानेंट दुश्मन तैयार कर लिया है यूक्रेन के नाम पर। और आप देखो यूक्रेन के लोग, यूक्रेन की सरकार बड़ी ताकत से लड़ रही है और आज 32 दिन हो गए हैं इस युद्ध को चलते, ठीक है ना। तो इस केस में रशिया ने ये जो गड़बड़ की है ना, ये शायद इररिपेयरेबल हो आगे। फिर इंडिया की बात कर रहे हैं, बोला इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, बस मेरा पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि इंडिया ने जिस तरीके से अपना बिहेवियर दिखाया, यूएन में एब्सटेन करना हो गया, रशिया को कहीं पे क्रिटिसाइज नहीं करने दिया, तो उस चीज़ को लेकर के कम से कम वॉर को आप जस्टिफाई थोड़ा ना कर सकते हो। वॉर को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को अपनी तरफ से पूरे अपनी एफर्ट्स लगाने थे। जिस तरीके से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने मीडिएशन का भी ऑफर दिया कि चलो ठीक है दोनों कंट्रीज़ में कैसे भी करके सुलह करा दी जाए, तो इंडिया ये काम कर सकता था, पर इंडिया ने ये काम नहीं किया, तो इंटरनेशनल रेपुटेशन है वो डाउन हुई है इंडिया की। ये बात इन्होंने बोली है अपनी तरफ से, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर इकोनॉमी पेज पे इन्फोसिस ने तो ये कहा है, इन्फोसिस जो हमारे आईटी कंपनी है, इसने ये कहा है कि भाई हम एक्टिव रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर रहे हैं किसी भी रशियन एंटिटी के साथ में। इधर आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत जो चल रही है अर्ली हार्वेस्ट की, और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें अभी एक बार स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कुछ क्लैरिटी नहीं आ पा रही है उस वजह से। तो देखते हैं आगे क्या प्रॉब्लम होती, मतलब कैसे सोल्यूशन निकलता है, क्या आउटकम होता है वो। इसके अलावा फ्यूल प्राइस लगातार बढ़ रही है, ये देख ही लिया हमने, तो ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखें तो यूरोपियन यूनियन में एनर्जी क्राइसिस लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जब से रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया है तो क्रूड ऑयल सप्लाई या नेचुरल गैस की सप्लाई रुकी हुई पड़ी है। तो स्पेन में 10 दिन हो गए, लगभग 12 दिन का अभी ब्लॉकेड लगा हुआ है, ठीक है ना। ट्रक्स हैं वो मूव ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और ऐसा हाल हमारे भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हो कि बल्क में अगर कोई ख़रीदता है डीजल को तो उसको कितना महंगा पड़ रहा है, 25 रुपये पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा फ्यूजी फिल्म्स, आपको पता है ये जिसकी पहले वो आती थी फ़ोटो खींचने के लिए जो रील आती थी वो ख़रीदते थे, राइट। तो उसमें फ्यूजी फिल्म्स ने अभी क्या बोला है कि हमारे पास में इमेजिंग सॉल्यूशन है, हम उस पर काम कर रहे हैं और हमें रिजल्ट भी मिला है कि बीमारी को डिटेक्ट करने में इमेजिंग सॉल्यूशन पॉसिबल हो पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि फ़ोटो देख करके बीमारी का पता पड़ना, ये अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें देखनी थी मोटी मोटी, वो हमने देख ली है। कुछ बच गया हो तो आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच। ओके।